हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो एज यू ऑल नो कि कुछ समय पहले सीबीएसई ने क्लास 10th एंड 12th के लिए कुछ सैम्पल पेपर जो थे आपके, जो नए पैटर्न में आपका फर्स्ट टर्मिनल 1 मार्कर एग्जाम होने वाला है, उसके सीबीएसई ने कुछ आप लोगों के सैम्पल क्वेश्चन जो थे वो रिलीज़ करे थे। एक पेपर फॉर्मेट में कुछ सीबीएसई ने क्वेश्चन रिलीज़ करे हैं। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम आपका सोशियोलॉजी का पेपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिस के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सीबीएसई ने रिलीज करा है। बाकी चैप्टर वाइज एमसीक्यू नहीं, प्रॉपर 1 मार्कर टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये ऑलरेडी सोशियोलॉजी से रिलेटेड चैनल पे अवेलेबल है। प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर, आप चैप्टर वाइज वहाँ पे वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं सो दैट आप और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकें। बाकी यहाँ पे हम लोग आज इस वीडियो में 3 पार्ट में हम लोग ये वीडियो करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, टोटल सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी हमारे पास है। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन है एंड सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन है। आप लोगों को 20 एंड 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करके चलेंगे जिससे हमारा एक कंसेप्ट डेवलप हो जाए। तो आज के फर्स्ट पार्ट में हम लोग सेक्शन ए करेंगे, देन इन सेकंड पार्ट सेक्शन बी एंड देन सेक्शन सी हम लोग कवर करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को समझने के बाद आपको कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी रिस्पेक्टिवली भी अगर आप लोग कुछ और कहीं और से एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे उस चीज़ को क्लियर डाउट को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, अब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम से आई वाज प्लानिंग की मैं ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए क्रिएट करूँ, बट नहीं मैनेज हो पा रहा था, सिचुएशन नहीं हो पा रही थी, चीज़ें फेवरेबल नहीं थी। तो आज ये वीडियो मतलब अराउंड रात के 1 बजे के अराउंड मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ सो दैट कि ये काम स्टार्ट हो, बिकॉज एक किक स्टार्ट नहीं मिल रहा था इन चीज़ों को। तो अब किक स्टार्ट मिल गया है, तो अब रुकने वाला किक स्टार्ट नहीं रहेगा ये। अब हम इसको रेगुलरली और कॉन्टिन्यूसली इस चीज़ों को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे पास क्या टॉपिक है? हमारे पास टॉपिक है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिसेबिलिटी एंड पोवर्टी। डिसेबिलिटी और पोवर्टी में क्या होता है? क्लोज रिलेशन होता है। मतलब डिसेबिलिटी है तो इंसान नहीं, उसको अपॉर्चुनिटी मिल पाती इतनी, और इंसान जो होता है वो जनरली लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उसको फेस करनी पड़ती है और वो पोवर्टी लाइन के अंडर आ जाता है। अब वो कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डज नॉट होल्ड ट्रू इन दिस कंटेक्स्ट। इस बात में कौन सी चीज ट्रू नहीं बैठ रही है? पहली बात, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन होगी तो ऑब्वियस बात है, आप देखो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो हेल्थ नहीं अच्छी रहेगी, एंड हेल्थ नहीं अच्छी रहेगी तो काम नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे तो पोवर्टी तो रहेगी। फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ, बहुत ज़्यादा चाइल्ड अगर जन्म ले रहे हैं तो भी पोवर्टी हमें फेस करने को मिलेगी, बिकॉज रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी। इनएजुकेट इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मतलब होता है वैक्सीन वगैरह, ये सब चीज़ें, टीकाकरण प्रॉपर नहीं हुआ है, अगर इम्यूनिटी नहीं बिल्डअप हो पाई है तो भी आप हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो आप काम नहीं कर पाओगे, परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन होगी और आपका क्या रहेगा? पोवर्टी आपको फेस करनी पड़ेगी। तो वैसे तीनों रिजेक्ट हो गए तो ऑब्वियसली फोर्थ आंसर सही होगा, बट फिर भी फोर्थ पढ़ लेते हैं हम। हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब सोसाइटी वाइज और इकोनॉमिकली आप एक अच्छे स्टेटस से, हाई स्टेटस से बिलोंग करते हो। तो हाई स्टेटस से बिलोंग करते हो तो आप पुअर थोड़ी होगे। तो ये बात क्लियरली कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। देखो, ये जरूरी नहीं है आपने सोशियोलॉजी पढ़ी हो तब भी आप बता पाओगे। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत से, आई मीन मतलब 70-80% जो काइंड ऑफ चीज़ें होती है ना, 70% तक तो एक बच्चा वो भी कर सकता है जिसने सोशियोलॉजी पढ़ी ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा हो गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। आगे बात करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किस वजह से नहीं होता? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का बेसिक मतलब क्या है? जब पॉपुलेशन डबल रेट से बढ़ती जा रही है, एक्सप्लोड करना किसी चीज का फटना, तो कौन सी बात ठीक नहीं है? पढ़ते हैं। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन लीड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बिल्कुल, अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो सकता है, क्योंकि आपकी सोसाइटी में डेवलपमेंट नहीं है तो लोगों को नॉलेज नहीं होगी, लोग अवेयर नहीं होंगे, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालेंगी। इट हैपन्स ड्यू टू हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। बिल्कुल, जब लोग जन्म ज़्यादा लेंगे और मरेंगे कम तो पॉपुलेशन जो इकट्ठी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मर नहीं रहे हो क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो गई है, पैदा बहुत ज़्यादा लोग अभी भी स्टिल हो रहे हैं। तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो थ्योरी होती है उसकी सेकंड स्टेज होती है ये वाली पॉइंट। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इस सिचुएशन में देखने को मिल सकता है। थर्ड क्या है? इट टेक्स लॉन्गर फॉर सोसाइटी टू ऑल्टर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। भाई सही बात है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो है लोगों के, जिस तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहा है, बच्चे जन्म ले रहे हैं, ये एकदम से तो चेंज हो नहीं सकता, इसमें तो टाइम लगेगा। ऑल्टर मतलब होता है बदलना, चेंज होना, तो इट विल टेक टाइम। बाकी नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? रिड्यूस फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट क्या होता है? फर्टिलिटी रेट एक जन्म देने की अवस्था में, एक बच्चे को जन्म देने वाली एज में, चाइल्ड बियरिंग एज में एक वुमेन कितने मतलब कितना बच्चों को जन्म दे रही है, तो वो फर्टिलिटी रेट का कंसेप्ट होता है। तो फर्टिलिटी रेट अगर कम है इसका मतलब तो बर्थ रेट कम है ना, बच्चे कम जन्म ले रहे हैं, और जब बच्चे कम जन्म लेंगे तो पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है,
बहुत डिटेल में मैं समझा रही हूँ, आई होप चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। वो बोल रहे हैं इंडिया की पॉपुलेशन जो है, इंडियाज पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 1.2 बिलियन टुडे टू एन एस्टिमेटेड 1.6 बिलियन बाय 2050। दिस हैपन ड्यू टू, अब माइंड में क्या जाएगा ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आंसर होगा, क्योंकि हमने यही वर्ड बहुत ज़्यादा पढ़ा है बुक में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे टिक कर देंगे। बट एक्सप्लोजन में यू हैव टू कीप इन माइंड ना बेटा कि एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है, डबल रेट से पॉपुलेशन का बढ़ना। पॉपुलेशन बहुत एक्सेस में जब बढ़ जाती है तो दैट सिचुएशन इज नोन एज एक्सप्लोजन। बेसिक पॉपुलेशन थोड़ी बहुत बढ़ने को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे 1.2 से 1.6 मिलियन की बात हो रही है, तो ये पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, बट नॉट ऐसा कि ये डबल ट्रिपल रेट से बढ़ रही है। तो दिस इज नॉट एक्सप्लोजन। सबसे पहली बात तो ये माइंड में रखो। पॉपुलेशन पॉलिसी जैसे तो कुछ नहीं है, पॉलिसी तो गवर्नमेंट बनाएगी कंट्रोल करने के रिगार्डिंग, कुछ ऐसे बनेगी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी अगेन हेल्थ पे अच्छा वर्क करने के लिए होगा, ठीक है। उससे बर्थ रेट का तो कंसेप्ट ही नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही होगी, तो बर्थ रेट ज़्यादा हो गया होगा, डेथ रेट कम हो गया होगा, कुछ यही कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा पॉपुलेशन मोमेंटम। पॉपुलेशन मोमेंटम क्या होता है, बेसिक सा पॉपुलेशन का इंक्रीज करना, ग्रोथ इन द पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एजिंग पॉपुलेशन इंप्लाइज। एजिंग पॉपुलेशन की जब बात होती है ना, तो आपको पता है हमारी जो पर्टिकुलर आपका एज स्ट्रक्चर है वो हमारा एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है कि 15 टू 59 ईयर ऑफ एज के जो लोग हैं दे आर कंसिडर्ड एज कि यार ये लोग इंडिपेंडेंट हैं, ये खुद से अर्न कर सकते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर। इससे छोटे भी बच्चे और इससे बड़े भी बुजुर्ग हैं तो दे कंसिडर्ड एज डिपेंडेंट। और एजिंग मतलब क्या होता है, एज हो जाना। तो जब आपकी पॉपुलेशन में ओल्ड एज के लोग इंक्रीज करने लगते हैं, तो वो ओल्ड एज के लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो बोलते हैं पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, एजिंग हो रही है पॉपुलेशन की। तो जब ओल्ड एज के लोग यानी 59 प्लस से डिपेंडेंट रेशियो जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो हम उसे एजिंग पॉपुलेशन बोलते हैं। तो बोल रहे हैं एजिंग पॉपुलेशन का क्या मतलब है, लो डिपेंडेंसी। लो डिपेंडेंसी मतलब ये लोग कम हो गए हैं, तो ये तो नहीं होता। हाई डिपेंडेंसी, ये तो बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज हम लोग बोल रहे हैं ओल्ड एज के लोग जो डिपेंडेंट लोग हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का तो ऐसी कुछ बात नहीं है यहाँ पे, हाई डेथ रेट की भी बात नहीं है, तो द आंसर विल बी हाई डिपेंडेंसी रेशियो। अभी रिसेंट में क्या हुआ है, देखो चाइना जो है, चाइना ने ना अपनी कंट्री में 3 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट कर दी है। चाइना वैसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री था, चाइना में पॉपुलेशन को लेकर स्ट्रिक्ट मेजर फॉलो होते थे, भैया मत बढ़ाओ पॉपुलेशन। लेकिन अभी चाइना को पता चला है कि चाइना की पॉपुलेशन में एजिंग हो रही है, बुजुर्ग लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो भाई जब बुजुर्ग लोग ज़्यादा होंगे और यंगस्टर्स कम है तो कहाँ से प्रोडक्टिविटी और आगे जनरेशन और आगे इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग होगी। सो दैट्स वाई उन्होंने अब वहाँ पे चाइना में क्या कर दिया, 3 चाइल्ड पॉलिसी को भी जो है वो लीगल कर दिया कि येस इट इज़ अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। सबसे पहले तो ना ऐसे वर्ड अंडरलाइन कर लिया करो, 1 मार्कर में ये वर्ड फंसाते हैं। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कास्ट सिस्टम टू बिकम इनविजिबल फॉर द अपर कास्ट। पहले तो कंसेप्ट समझ लो फिर ऑप्शन देख लेंगे, काफ़ी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए पढ़ते। कास्ट सिस्टम जो है वो अपर कास्ट में नहीं होता। अपर कास्ट, अब बेसिकली अपर कास्ट नहीं, अपर क्लास वर्ड यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। मतलब अपर जो आपका ये जो है अपर क्लास में, अर्बन एंड अपर जो मिडिल क्लासेस होती है इनमें आपको बहुत ज़्यादा कास्टिज्म नहीं देखने को मिलता। अब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से, कुछ लोग रिच क्लास है, तो दे डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट कि भाई आप इस कास्ट से हो, आप उस कास्ट से हो, हम आपको एजुकेशन नहीं देंगे, हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, हम आपके साथ दोस्ती नहीं रखेंगे, या साथ में खेलेंगे नहीं, साथ में सोसाइटी में नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि लोग पढ़ लिख गए हैं, लोगों को बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं, लोग बाहर आके लोगों ने जॉब करनी स्टार्ट करी, लोगों ने एजुकेशन लेनी स्टार्ट करी। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से ये जो गैप था वो अपर और मिडिल क्लास वाले लोगों में जो था वो कम हो गया था। दे डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से इस बात का कारण नहीं है। सबसे पहली बात तो सब्सिडाइज पब्लिक एजुकेशन नहीं है, एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सेक्टर जॉब आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं है, अपॉर्चुनिटी ऑफर बाय रैपिड डेवलपमेंट नहीं है, या नो इनहेरिटेड एजुकेशनल और इकोनॉमिक कैपिटल। तो ये सारी बातें तो हैं, ठीक है, लेकिन नो इनहेरिटेड एजुकेशन और इकोनॉमिक कैपिटल भाई ये नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये तो चीज़ होती है, तो इसलिए ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वो कह रहा है द न्यूली मैरिड कपल स्टेज विद द ग्रूम पेरेंट। जब आप ग्रूम मतलब लड़के के घर वालों के साथ रह रहे हो शादी के बाद, तो आप मेल के घर वालों के साथ रह रहे हो, तुक्का ऐसे भी लगा सकते हो, बहुत डिटेल नहीं पता। तो पेट्री इज द रिलेटेड टू मेल, तो आंसर हो जाएगा पेट्री लोकल। वहीं शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ मेल के लड़के के फैमिली के साथ रहते हैं। वहीं शादी के बाद लड़का लड़की अगर फीमेल की फैमिली के साथ रहते हैं तो दैट इज नोन एज मेट्री लोकल, ठीक है। वाइफ की मतलब जो है उसके साथ रहते हैं, ब्राइड की फैमिली के साथ रहते हैं। और जब वो दोनों में से किसी फैमिली के साथ नहीं रहते, एक नया घर बनाते कि भैया ना हम मतलब मेल की फैमिली के साथ रह रहा है कोई, मतलब मान लो फैमिलीज दोनों की अलग अलग रहती हैं, वो लोग कहीं जॉब पर्सपेक्टिव से रह रहे हैं, जो भी रीज़न हो, चलो रीज़न तो अभी वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट, पर वो लोग अलग घर में रह रहे हैं दोनों लोग, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है नियो लोकल कंसेप्ट। पेट्री लोकल, मेट्री लोकल एंड नियो लोकल का कंसेप्ट यहाँ पे हमारे क्लियर हुआ। आगे कह रहा है अनलाइक द डेथ रेट डैश डज नॉट रजिस्टर अ शार्प फॉल बिकॉज ऑफ इट्स सोशियो इकोनॉमिक फिनोमिनन। देखो डेथ रेट तो कम हुआ,
लेकिन क्या चीज़ कम नहीं हुई, क्योंकि उसका सोशियो इकोनॉमिक फिनोमिनन इस तरीके का सेट है। तो इसका सिंपल आंसर है, देखो विदाउट ऑप्शन भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन पीछे पेज पे, बट मैं यहीं से आपको आंसर बता रही हूँ, दैट इज आंसर इज द बर्थ रेट। कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ था, क्योंकि लोगों को क्या है, देखो बहुत सारे, अगर सोशोलॉजी फॉर्म में बात करें ना तो हम बहुत डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, लेकिन बच्चे जन्म ले रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ कोई लीगल प्रोटोकॉल नहीं सेट कि इतने ही बच्चे होने चाहिए। दूसरा रीज़न है, कुछ लोग कहते हैं कि भैया भगवान की देन है, अल्लाह की देन है बच्चे, तो हम तो नहीं मतलब कि इसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सकते हैं या कुछ भी ऐसा मेजर यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग इन चीज़ों पे रोक लगाएं। प्लस फिर लड़की मतलब जो है, लड़कियां अगर 2-3 हो गई हैं तो लड़के की चाह में वो बच्चे जो है वो 2-3-4 बच्चे हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी रीज़न है, जिस मतलब आपकी सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल चीज़ें ऐसी सेट हैं कि जिस वजह से डेथ रेट तो फिर भी हेल्थ अच्छी करके हमने कंट्रोल कर लिया कि लोग मर कम रहे हैं, लेकिन जन्म लेना हम कंट्रोल नहीं कर पाए। जन्म तो आज भी उतने ही ज़्यादा लोग जो है वो ले रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो गया था, बर्थ रेट हो गया। 8th क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो डेमोग्राफिक डाटा आर नॉट इंपॉर्टेंट, अगेन नॉट वर्ड, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। डेमोग्राफिक डाटा होता क्या है, बर्थ रेट की बात, डेथ रेट की बात, लिटरेसी की बात, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात। तो डेमोग्राफिक डाटा कलेक्ट करना किस चीज़ में इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसी भैया ज़रूरी है। जब तक पता नहीं होगा कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग इलिटरेट हैं, तो मैं कैसे प्लान पॉलिसी बनाऊंगी। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ज़रूरी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि डेवलप तभी कर पाओगे जब डेटा फैक्ट्स फिगर होंगे। पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम, ये काइंड ऑफ तो लिंक ही होगा एक तरीके से, पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम बनाने तो भी तो डेटा जरूरी है। प्रिवेंटिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली टूट टूट के आज की डेट में क्या बनती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है, डिसइंटीग्रेट होती जा रही है। तो उससे बर्थ रेट डेथ रेट का क्या लॉजिक है यहाँ पे, मतलब इस कंसेप्ट में कहीं पे भी डेमोग्राफिक डेटा की तो जरूरत नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे दिस स्टेटमेंट इज राइट, मतलब ये चीज फिट नहीं बैठती है, इसलिए ये राइट हो गई क्योंकि उसने नॉट पूछा था। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इज द डिफरेंस बिटवीन, नेचुरल इंक्रीज पॉपुलेशन का नेचुरल इंक्रीज की बात करते हैं ना, तो क्लियर कट आंसर इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मतलब डेथ हो रही है, उससे जो उसकी जो वैल्यू आती है डिफरेंस की, वो निकल के आता है हमारा नेचुरल इंक्रीज। और अगर हम वही एक्चुअल इंक्रीज देखेंगे ना, तो एक्चुअल इंक्रीज जब हम देखते हैं तो हम लोग माइग्रेशन भी काउंट करते हैं कि कितने लोगों ने माइग्रेट करा। तो यहाँ पे माइग्रेशन इन एंड आउट की वैल्यू भी जो होती है वो काउंट होती है, माइग्रेशन इन प्लस और माइग्रेशन आउट माइनस। तो अगर क्वेश्चन कभी एक्चुअल इंक्रीज का पूछेगा तो एक्चुअल इंक्रीज में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ऑप्शन देगा बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन, और डी ऑप्शन देगा ऑल ऑफ द अबव अगर आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कास्ट सिस्टम रूल्स लेके आती है, भाई कास्ट के अपने खुद के रूल होते हैं, आप कास्ट के बाहर नहीं जो है मैरिज नहीं कर सकते हो। तो एंडोगैमी प्रैक्टिस फॉलो करती है कास्ट। कास्ट में आप लोग सेम जो है फूड शेयरिंग की बात होती है। ठीक है, कास्ट में आपका जो होता है, मतलब कास्ट को लेकर रूल्स सेट है, कास्ट में प्रॉपर रूल फॉलो होते हैं। कास्ट में ऑक्यूपेशन फिक्स होती है कि भैया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास हैं, तो ब्राह्मण विल डू द पूजा पाठ वाला काम है, क्षत्रिय वॉरफेयर का काम करेंगे, वैश्यास जो है दे आर द बिजनेसमैन और द मर्चेंट, शूद्रास दे विल परफॉर्म ऑल द बेसिक एंड द रिमेनिंग वर्क ऑफ ऑल द 3 अबव कास्ट। तो ये सब चीज़ें सेट है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, वो पूछ रहा है कि कौन सी बात इनकरेक्ट है कास्ट के रूल्स को लेके। तो कास्ट ग्रुप और एंडोगोमस बिल्कुल ठीक है भैया, अपने ग्रुप में रहते हैं, बाहर चीज़ें नहीं होती हैं अलाउड। कास्ट इज हिरार्किकल सिस्टम प्रॉपर है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सेट है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्रा जी सिस्टम सेट है इसी तरीके से हिरार्की। ऑक्यूपेशनल चॉइसेस आर ओपन बोल रहा है, वो बोल रहा है भैया आप काम करने के लिए ओपन हो, फ्री हो, आप कुछ भी काम कर सकते हो। ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई, काम तो फिक्स है और चेंज नहीं किया जा सकता था। जब कास्ट सिस्टम सेट हुआ तो वहाँ पे ये ऑक्यूपेशन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया था, तो ये चीज़ जो है ये गलत हो जाती है। बाकी फूड शेयरिंग में रिस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल ठीक है, आप दूसरी कास्ट के साथ फूड शेयर नहीं करते, अलाउड नहीं होता। शूद्रास के साथ बेसिकली बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते थे आप लोग, बहुत एक्सप्लॉयटेशन जो होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, हाउ डिड द ब्रिटिश ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कास्ट सिस्टम। ब्रिटिशर ने यहाँ पे कास्ट सिस्टम का क्या सिस्टम जो था फॉलो किया था। मैंने ऑलरेडी एमसीक्यू की वीडियो में ये आप लोगों को मेंशन करा है कि उन लोगों ने क्या करा था, दे कंडक्टेड अ सर्वे। इंटरव्यू किसको बुला के पूछेंगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब होता है उस जगह पे जाके रह रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो। तो ऐसा भी कुछ खास नहीं किया था इन लोगों ने। इंटरव्यू एंड पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन बोथ इज नॉट राइट। सर्वे कंडक्ट किया था इन्होंने, स्पेशली कास्ट सेंसस कलेक्ट किया था। यू विल कमेंट मी, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी ऑलरेडी मेरे एमसीक्यू की, तो वहाँ पे मैंने बताया था फर्स्ट मतलब ब्रिटिशर द्वारा किया गया कास्ट सेंसस कब हुआ था। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे वो कास्ट सेंसस कब कंडक्ट, कौन से ईयर में कंडक्ट किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ब्रॉड सेट ऑफ इशूज हैव बीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन गिविंग राइज टू ट्राइबल मूवमेंट। देखो ट्राइबल की जब भी हम बात करते हैं ना, ट्राइबल में कल्चर, एथनिसिटी, ये सब चीज़ें आ जाती है, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड विद देयर कल्चर एंड एथनिसिटी। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं क्या चीज़ें जो है वो ट्राइबल मूवमेंट को राइज देती है ओवर वाइटल इकोनॉमिक रिसोर्सेज। क्या दे रहा है,
इशूज़ रिलेटिंग टू मैटर ऑफ एथनिक कल्चरल आइडेंटिटी, जो मैंने वर्ड यूज़ करे वो यहीं आ गया, पढ़ते हैं आगे भी ऑप्शन। ग्लोबलाइजेशन का ऐसा क्या इम्पैक्ट यहाँ पे डायरेक्टली इनके उस पर पड़ रहा है। कॉलोनिज्म, ब्रिटिशर जो कंट्रोल कर रहे हैं, एंड सेक्युलराइजेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या इशूज़ मतलब इंपॉर्टेंट है जिससे ट्राइबल मूवमेंट बहुत ज़्यादा हुए, यहाँ पे है इशूज़ रिलेटेड टू एथनिक कल्चरल आइडेंटिटी। अगर आप इनकी एथनिसिटी और इनके कल्चर पे इम्पैक्ट डालोगे तो दे विल रेज देयर वॉइस, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। देन कम्स द 13 क्वेश्चन, जल्दी कर रहे हैं बिकॉज 24 क्वेश्चन तो फर्स्ट सेट में ही है, देन बी और सी सेट भी है, तो इस पार्ट में हमें फर्स्ट सेट कंप्लीट करना है। एंड आई ट्राई कि वीडियो इतनी लंबी भी ना करें और आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दे पाऊँ। दैट्स वाई आई एम स्पीकिंग लिटिल बिट फास्टर। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। कुछ अगर लग रहा है बहुत तेज़ हो रहा है तो एक बार वीडियो दोबारा सुन लेना, बिकॉज अगर धीरे धीरे कराऊंगी तो मतलब 40 मिनट्स अप्रॉक्स तो इसी पर्टिकुलर 24 क्वेश्चन में लग जाएंगे। ठीक है, आपको स्टिल कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट वॉज इन द डैश एंड डैश स्पेयर्स दैट कास्ट हैज प्रूव स्ट्रॉन्गेस्ट। कौन से स्पेयर्स में कास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूव हुई है। तो डायरेक्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो, टेक्निकल में कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा नहीं था, तो टेक्निकल तो कट गया। ठीक है, इकोनॉमिकली टेक्निकल जगहों पे कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा नहीं था। यहाँ पे हम देखें एजुकेशन में भी इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं थी चीज़ें, लेकिन हाँ कल्चर और डोमेस्टिक मतलब एरिया वाइज लेवल पे, रीजनल लेवल पे कास्टिज्म और चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो डोमेस्टिक काइंड ऑफ क्या होता है, रीजनल होता है। तो अगर कल्चरल या रीजनल भी होता तो भी आंसर ठीक होता। ठीक है, कल्चर के बेसिस पे एंड प्लस रीजन के बेसिस पे अलग अलग कास्ट सिस्टम देखने को मिल रहा था। वो कह रहा है जस्ट लाइक कास्ट इन इंडिया में जैसे कास्ट था वैसे साउथ अफ्रीका में ब्लैक एंड वाइट को लेके प्रॉब्लम होती थी। साउथ अफ्रीका में भी सोसाइटी जो थी वो हायरार्की में डिवाइडेड थी, जिसमें रेसिज्म बहुत ज़्यादा होता था ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैक एंड वाइट। रेसिज्म होता था ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैक एंड वाइट, और जो ये ब्लैक एंड वाइट के बेसिस पे रेसिज्म होता था, इस प्रोसेस को सीधा आंसर है क्या बोलते थे, अपार्थाइड बोलते थे। ये बुक में मेंशन है और मैंने ऑलरेडी चैप्टर जो पढ़ाए हैं, जो एमसीक्यू डिस्कस करे, सब में बताया आपको चीज़ें। नेक्स्ट क्या है, द सर्विस एंड आर्टिशनल कास्ट हु ऑक्यूपाइड द लोअर रंग ऑफ द कास्ट हिरार्की आर रेफर टू एज। जो प्रॉपर थे आर्टिस्टिक लोग थे, सर्विसेज दे रहे थे कास्ट में फिर भी लेकिन नीचे लोअर लेवल पे आ रहे थे, तो इस कास्ट को क्या बोला गया है, दिस इज नोन एज ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट। अगर आप लोग पॉल साइंस पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो पॉल साइंस में आप लोगों ने अदर बैकवर्ड कास्ट के बारे में डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा होगा इन द मंडल कमीशन। नहीं भी पढ़ा है तो आप लोग आगे पढ़ेंगे कैसे ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना स्टार्ट हुआ, कितना मिला, क्या इसके लिए मूवमेंट हुआ था जिसके बाद से इन्हें रिजर्वेशन मिलना स्टार्ट हो गया था। दैट ऑल यू विल स्टडी देयर। सोशियोलॉजी में इतना ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में नहीं है, बाकी बेसिक तो मैंने जो बताया हुआ है वो आप देख सकते हो वीडियोज़ में। डैश इज ऑफन ग्राउंडेड इन स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती है, इंक्लूजन, आप लोगों को इंक्लूड कराते हो, प्रिजुडाइस, रिजर्वेशन या अकोमोडेशन। अकोमोडेशन तो काइंड ऑफ एक घर हो गया कि आप फील एट होम करा रहे हो चीज़ों को लेके, रिजर्व कर देना किसी चीज़ को, वो भी यहाँ पे स्टीरियोटाइप में नहीं है। प्रिजुडाइज होता है ओन कंसेप्शन बना लेना विदाउट मीटिंग और नोइंग द अदर पर्सन। मैं किसी को जानती नहीं, मैंने माइंड में कंसेप्ट बना लिया, यार वो पर्सन बहुत घमंडी है यार, सुना है उसके बारे में ऐसी चीज़ें, या उसको ऐसे देख के लगा, विदाउट नोइंग विदाउट टॉकिंग आपने एक कंसेप्शन बना ली। स्टीरियोटाइप बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, पिंक लड़कियों का कलर है यार, लड़के रोते नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता काइंड ऑफ, है ना। अब मुझे बताइए ज़रा कितने मर्द ऐसे जिनको बिल्कुल दर्द ही नहीं होगा, कुछ भी फील कर सकते हैं देखें। तो ये सारी चीज़ें जो होती है प्रिजुडाइज या स्टीरियोटाइप में जाती हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रिजुडाइज। आगे 17 क्वेश्चन है, पीपल डू नॉट फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ। लोगों को जो डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है, एक्सक्लूजन की उन्हें अलग फील कराया जाता है, वो किस बेसिस पे नहीं कराया जाता है। कास्ट के बेसिस पे तो होता है, क्लास के बेसिस पे भी होता है, जेंडर मेल फीमेल के बेसिस पे भी बिल्कुल होता है, और बहुत अच्छे लेवल का, एक्सट्रीम लेवल का होता है। वहीं यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन है, दैट इज फैमिली सिस्टम। तो फैमिली सिस्टम के बेसिस पे उतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन या एक्सक्लूजन कि आप किस फैमिली सिस्टम को फॉलो कर रहे हो देखने को नहीं मिलता है। तो दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। 18 क्वेश्चन की बात करें, कल्चरल डाइवर्सिटी कैन प्रेजेंट थ्रू चैलेंजेस। कल्चरल डाइवर्सिटी में चैलेंजेस आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन, इसका रीजन नहीं है। क्या क्वेश्चन है, इट कैन अरोज इंटेंस पैशन। बिल्कुल, कल्चरल डाइवर्सिटी लोगों में पैशन लेके आती है अपने अपने कल्चर के टुवर्ड्स। इट कैन ओपन मोबिलाइज लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लोगों को इकट्ठा करने में। अब अपने अपने कल्चर के लोग हैं, आपका कोई रिलीजियस मैटर है, कोई अफेयर है, कोई फेस्टिवल है, कुछ भी है, आप लोग इकट्ठे हो गए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं। कल्चरल आइडेंटिटीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगला ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन देख लो खुद, आप कितना डायरेक्टली आंसर पता चल रहा है। वो कह रहा है कल्चरल पहचान जरूरी ही नहीं है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है, साफ पता चल रहा है। दिस इज बिल्कुल मतलब काइंड ऑफ दिस इज टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। तो कल्चरल आइडेंटिटीज आर नॉट सिग्निफिकेंट हो गया गलत, दे आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। अगला फिर भी पढ़ लेते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस आर अकम्पनीड बाय। ठीक है, अगर कल्चर बेसिस पे डिफरेंसेस होगा तो इकोनॉमिकली मतलब अर्निंग बेसिस पे और सोसाइटी में भी और भी इनइक्वालिटीज जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। सो दिस इज ऑल्सो राइट।
अगला पढ़ते हैं, डैश इज द मोस्ट रीसेंट सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव ऑफ द सिविल सोसाइटी विच मेक्स द स्टेट अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब क्या होता है भैया, जवाबदेही है आपकी, आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा चीज़ों का, तो वही कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। जैसे किसी कंपनी में जो जूनियर लोग होते हैं, दे आर अकाउंटेबल टू देयर सीनियर। मैंने आपको पावर दी थी, अथॉरिटी दी थी, पैसे भी दिए थे, इतना बोला था इतने टाइम में ये काम करके देना है, आपने नहीं करा, मुझे कारण बताइए, यू आर अकाउंटेबल फॉर इट। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो भी क्या होती है, अकाउंटेबल होती है, उसको सिटीजन्स को चीज़ें बता के चलनी होती है। और बेसिक से आरटीआई लेके एक एक्ट आया था, आरटीआई एक्ट आया था, मुझे इसका भी ईयर बताएंगे कि आरटीआई एक्ट कब आया। आरटीआई एक्ट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो आरटीआई एक्ट के थ्रू आप गवर्नमेंट की कुछ भी फंक्शनिंग को लेके क्वेश्चन गवर्नमेंट से कर सकते हो, एंड यू मतलब आप बेसिक क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो कि ये चीज़ें किस तरीके से फंक्शनिंग किस तरीके से है, एंड गवर्नमेंट हैव टू आंसर, गवर्नमेंट उस चीज़ का जवाब देगी। हाँ, अगर कोई ऐसा मैटर है जो सीक्रेसी वाला मैटर है, वो डिफेंस को लेके मैटर है, तो गवर्नमेंट डिनाई भी कर सकती है। 100% ऐसा नहीं है हर आपकी आरटीआई का गवर्नमेंट को रिप्लाई करना जरूरी है, गवर्नमेंट मेंशन कर सकती है कुछ मैटर अगर सीक्रेसी और डिफेंस वाले हैं तो वहाँ पे वो आंसर नहीं करेगी। सो इसका आंसर हो गया आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। मनरेगा 100 दिन काम देने की बात थी, देखो 100 दिन काम देंगे रूरल एरियाज में, जो लोग गरीब हैं उनको, जिन लोगों के पास काम नहीं है एक्चुअली में, गरीब नहीं, तो उनको 100 दिन का काम देगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज लाइक मतलब एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन। हेल्थ पॉलिसी आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है, मतलब आपकी हेल्थ को इम्प्रोवाइज करने के लिए। 20th क्वेश्चन, चार ही क्वेश्चन बचे हैं टोटल। लैंग्वेज कपल्ड विद डैश एंड डैश हैव प्रोवाइडेड द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एथनो नेशनल आइडेंटिटी इन इंडिया। अब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसमें, तो इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका रीजन रिलीजन होना चाहिए, रीजनल ट्राइबल होना चाहिए, रिलीजन क्लास होना चाहिए, क्लास जेंडर होना चाहिए। मैंने बताया एथनिक एथनो नेशनल की बात करेगा तो ट्राइबल आ ही जाता है ना, तो रीजनल एरिया वाइज, एरिया टू एरिया प्लस ट्राइबल आइडेंटिटी, ये जो है ये पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है एथनो नेशनल आइडेंटिटी को शो करने के। 21 क्वेश्चन, टू बी इफेक्टिव द आइडल्स ऑफ इंक्लूसिव नेशनलिज्म, की नेशनलिज्म में हमें सबको इंक्लूड, इंक्लूसिव क्या होता है कि सब इंक्लूड फील करें, इंक्लूसिव नेशनलिज्म हैड टू बी बिल्ट इनटू द डैश, कहाँ मेंशन करना चाहिए, कानून में डालो ना, ये बात को कानून में डालोगे तो प्रेशर में काम होता है। मास्क पहनने का चालान, आधे लोग तो मास्क आज भी इसलिए लगाने कि चालान ना कट जाए, उनको अपनी जान प्यारी नहीं है, उनको कोरोना से डर नहीं है, उनको ये भैया चालान कट जाएगा पैसों का, भैया मास्क लगा लो, राइट। तो ये क्या है, जब तक आप पे रूल नहीं आता ना, चीज़ें नहीं आती, तो लोग इतना इजीली चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं। तो दिस इज द थिंग कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्राइटेरिया इज यूज्ड टू डिफाइन माइनॉरिटी इन द सोशोलॉजिकल सेंस। माइनॉरिटी कौन होती है, जनरली क्या बोला जाता है, दोज पीपल हु आर लेस इन नंबर, लिंग्विस्टिक और उस बेसिस पे देखें तो जो कम है वो माइनॉरिटी में कंसीडर की जाती है। या सोशोलॉजिकल सेंस में बोला है तो ऑप्शन क्या है, प्रिविलेज मतलब बेनिफिट्स हो गए, न्यूमेरिकल डिस्टिंक्शन सिर्फ नंबर के बेसिस पे ही होता है क्या ये, इंडिविजुअलिज्म अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे होता है, या फिर सॉलिडारिटी ड्यू टू एक्सपीरियंस ऑफ डिसएडवांटेज, क्योंकि इनको कुछ डिसएडवांटेज रही है। सॉलिडारिटी मतलब एक ग्रुपिंग काइंड ऑफ हो गई है जो बेनिफिट ले पा रही है एंड अदर इज नॉट गेटिंग द बेनिफिट, तो ये दिस इज द राइट आंसर। इस बेसिस पे जो है वो माइनॉरिटीज का जो है वो जो है सोशोलॉजिकल सेंस पे हम बोल सकते हैं कि कुछ ग्रुप जो थे वो आगे निकल गए, कुछ ग्रुप डिसएडवांटेजेस रह गए, तो उस बेसिस पे हम दूसरे ग्रुप को माइनॉरिटी ग्रुप में डाल सकते हैं। 23 क्वेश्चन इज डैश स्टेट ओपन लिमिट टू अबॉलिश सिविल लिबर्टी। कौन सा स्टेट है जो अबॉलिश करता है, रोक लगाता है सिविल लिबर्टी मतलब छूट पे, फ्रीडम पे। फ्रीडम पे रोक कौन लगाएगा, जो सिस्टम डेमोक्रेटिक होगा वो तो बिल्कुल नहीं लगाएगा, सिविल सोसाइटी खुद तो बिल्कुल नहीं लगाएगी, लिबर्टियन लोग तो फ्रीडम वाले लोग होते हैं, तो दोज पीपल हु आर अथॉरिटेरियन जो अपनी अपनी चला रहे हैं वो किसी को कैसे फ्रीडम देंगे, दे आर डायरेक्ट आंसर अथॉरिटेरियन, तो बेसिक मीनिंग है, हमें पता भी है इसका। नेक्स्ट, स्त्री पुरुष तुलना, नाम सुनते ही माइंड में आ जाना चाहिए, ताराबाई शिंदे के थ्रू लिखी गई थी। एक रुकैया, बेगम रुकैया की आपकी ड्रीम था, बेगम रुकैया के ड्रीम में क्या बोला था कि रोल इंटरचेंज कर दिए थे उन्होंने कि वुमेन्स जो है वो दे आर गोइंग आउट एंड वर्किंग एंड जो मेल है वो घर के काम कर रहे हैं, तो बेगम रुकैया, सुल्तानाज ड्रीम, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सुल्तानाज ड्रीम की बात की गई थी, दैट वाज सुल्तानाज ड्रीम। एंड देन स्त्री पुरुष तुलना जो वाज बुक रिटन बाय ताराबाई शिंदे। सो दिस इज सेक्शन ए दैट वी हैव कवर्ड। कोशिश की जल्दी कवर करने की और 25 मिनट से कम की वीडियो में हमने इसे कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका सेक्शन बी कवर करेंगे। इन पर्टिकुलर 24 क्वेश्चन में कोई डाउट है तो यू कैन टेक्स्ट और कमेंट कर सकते हो, इंस्टा पे मुझे डाउट भेज सकते हो, बाकी इसके अलावा भी आप पढ़ रहे हो कोई डाउट है तो भेज सकते हो। मैं कोशिश करूंगी 12th के तो मोस्टली पेपर आपके पॉल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, लीगल स्टडी हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, जितने भी पेपर जितने भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉल साइंस वगैरह सब कुछ आपको सॉल्व कराऊं।
बिजनेस स्टडीज़ हो गया, ये सब पेपर, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी। सो आप लोग का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। जस्ट अकेले वीडियो मत देखो, आप अपनी क्लास के स्टूडेंट के साथ, अपने क्लास फेलोज, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करो, सो दैट ईच एंड एवरीवन विल गेट बेनिफिट। ज़्यादा बच्चे होंगे, मज़ा आएगा और क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट लाएंगे। इस पेपर को खत्म करने के बाद हम और भी रिवीजन करेंगे। एग्जाम आने वाला है तो थोड़ा जोश भी बना रहता है, एग्जाम में प्रेशर रहता है ना, आप में जोश रहता है उतना ही जोश मुझ में भी रहता है। तो उस जोश को मेंटेन रखते हुए हम और बहुत सारे क्वेश्चन, रीजनिंग असर्शन वगैरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड जो है चैप्टर वाइज करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।